दिक्मांक देव चरित से विदित होता है कि कश्मीर के शासक कलश 1063 से 1089 ईस्वी में भी कुरुक्षेत्र पर आक्रमण किया था। यद्यपि राजतरंगिणी में इस आक्रमण का कोई उल्लेख नहीं है। वास्तव में बिलहड़ कलश का समकालीन था। अतः यह ज्ञात होता है कि कलश ने कुरुक्षेत्र पर आक्रमण किया और अनंगपाल द्वारा पराजित होकर उसे प्रत्यावर्तित होना पड़ा। महाकवि केशव दास के पूर्वज दिल्ली के तोमर शासकों के पुरोहित थे। केशव दास ने अपने पूर्वजों का इतिहास लिखते हुए कवि प्रिया में लिखा है, जग पावन बैकुंठपति रामचंद्र यह नाम, मथुरा मंडल में दिए तिन्हें 700 ग्राम। सोमवंश यदुकुल कलश त्रिभुवन पाल नरेश, फिर दिए कलिकालपुर तेहि तिन्हें सुदेश। तोमरों के इतिहास पर गहन शोध कार्य करने वाले हरिहर निवास द्विवेदी जी का मत है कि यह त्रिभुवन पाल नरेश अनंगपाल द्वितीय है। यह भी स्पष्ट है कि केशव के पूर्वजों को 700 गांवों की सामंती केवल मथुरा के केशव देव मंदिर के पौरोहित्य के लिए नहीं मिली होगी। केशव दास का स्नाध्याय वंश केवल शास्त्रजीवी नहीं था, बल्कि युद्ध में वीरता दिखाने वाला शस्त्रजीवी भी था। अतः यह ज्ञात होता है कि महमूद द्वारा मथुरा का ध्वंस किए जाने के बाद दिल्ली के तोमरों ने मथुरा की रक्षा का भार इस सनातन कुल को सौंपकर उसे 700 गांवों की सामंती प्रदान कर दी। निश्चित रूप से यह कार्य कुमारपाल तोमर द्वारा तुर्कों को पराजित करने के बाद ही हुआ होगा। केशव दास सोमवंशी यदुकुल कलश तोमर शासकों के लिए ही लिखते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि केशव का त्रिभुवन पाल नरेश अनंगपाल द्वितीय ही है। इसके साथ ही एक अन्य तथ्य भी संबंध है कि बयाना से लगभग 14 मील और करौली से उत्तर पूर्व 24 मील पर स्थित त्रिभुवनगढ़ अनंगपाल द्वितीय द्वारा ही बसाया गया था। वास्तव में दिल्ली के तोमर शासकों के लिए यह स्थान सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। तोमर ग्रह से ऐसा के ठिकाने दिल्ली के मार्ग में ही त्रिभुवनगिरी में अवस्थित है। अनंगपाल द्वितीय द्वारा यहाँ त्रिभुवनगढ़ की स्थापना की गई और इसी का अपभ्रंश रूप तिहुअड़गिरी तथा अबहट्ट रूप तहनगढ़ हो गया। अनंगपाल द्वितीय के जैन व्यापारियों से भी बेहतर संबंध थे तथा त्रिभुवनगढ़ की स्थापना में उनका पर्याप्त सहयोग था। इस स्थान पर विक्रम संवत 1203 अर्थात 1146 ईस्वी के पूर्व श्वेतांबर जैन संप्रदाय के एक प्रसिद्ध मठ के होने का उल्लेख खतर गच्छ बृहद गुरबाबली से प्राप्त होता है। इस समय वहां कुमारपाल तोमर के राज्य होने का उल्लेख है। महाराज अनंगपाल द्वितीय के समय श्रीधर ने पार्श्वनाथ चरित नामक ग्रंथ की रचना की तथा उसमें अपने आश्रयदाता नुहुल साहू का प्रशंसात्मक विवरण देने के बाद दिल्ली का भी वर्णन किया है। इस ग्रंथ में अनंगपाल द्वारा हम्मीर को पराजित किए जाने से संबंधित पंक्तियां लिखी हुई हैं, जिनका अर्थ विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से किया है। इस क्रम में अपभ्रंश के मान्य विद्वान विश्व भारती शांति निकेतन के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राम सिंह तोमर द्वारा जो अनुवाद किया गया वह निम्नवत है। मैं ऐसा समझता हूँ, जहाँ प्रसिद्ध राजा अनंगपाल की श्रेष्ठ तलवार ने रिपुकपाल को तोड़ा, बड़े हुए हम्मीर वीर का दलन किया, बुद्धिजन व्रंत से चीर प्राप्त किया। बौद्ध सिंधु की रचनाओं में एक स्थान पर उबिरो चीरा मिलता है, जिसका अभिप्राय होता है यगोशान किया या ध्वज फहराई। स्पष्ट अभिप्राय है कि दिल्ली के महाराज अनंगपाल द्वितीय ने तुर्की को पराजित किया था तथा यह तुर्क इब्राहिम ही था। अनंगपाल द्वितीय की कुछ मुद्राएं भी प्राप्त हुई। कुछ ऐसी मुद्राएं मिली हैं जिनके एक और नंदी के साथ श्री कल्ली देव तथा दूसरी ओर पाल श्री समंत देव उत्कीर्ण है। इन दोनों को एक साथ पढ़ने से श्री कल्ली देव पाल श्री समंत देव पाठ मिलता है। श्री समंत देव दिल्ली के तोमरों की मुद्राओं का श्रुति वाक्य है। श्री किल्ली देव पाठ निश्चयतः अनंगपाल द्वितीय के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। यह मुद्रा वर्ष 1052 ईस्वी में उस समय निर्गत की थी जब अनंगपाल द्वारा दिल्ली में लौह स्तंभ को स्थापित किया गया। इतिहास में ऐसे उदाहरणों की प्रचुरता है जब किसी शासक द्वारा अपने राज्यकाल के किसी विशेष उपलब्धि के अवसर पर या उसकी स्मृति में मुद्राएं निर्गत की गई हों। वास्तव में मथुरा से दिल्ली तक इस विशाल स्तंभ को लाना और फिर उसे उत्सव पूर्वक स्थापित करना एक बड़ा कार्य था और इसी के उपलक्ष्य में यह मुद्रा ढाली एवं निर्गत की गई। इसके
अतिरिक्त अन्य 2 प्रकार की मुद्राएं भी अनंगपाल द्वितीय ने निर्गत की थी। एक पर उनका नाम श्री अनंगपाल मिलता है और दूसरी पर श्री अनंगपाल। यह अनंगपाल प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनंगपाल शुद्ध संस्कृत रूप है और अनंगपाल एक लोक भाषा का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। वास्तव में मध्यकालीन हिंदी की धात्री हरियाणा का भूभाग ही है। कबीर, नानक और तुलसी के भाषा का मूल स्रोत कमोबेश यही क्षेत्र है। हिंदी के विकास का श्रेय अनेकशा अमीर खुसरो को दिया जाता है, किंतु वास्तव में इसका निर्माण दिल्ली के तोमर शासकों के द्वारा हुआ। अनंगपाल द्वितीय की मृत्यु 1081 ईस्वी में हुई तथा वंशावलियों के अनुसार उन्हें 29 वर्ष 6 माह 18 दिन दिल्ली पर राज किया। दिल्ली की स्थापना। अनंगपाल तोमर ने 1052 ईस्वी में दिल्ली की स्थापना की। संवत 1383 दिल्ली संग्रहालय में शिलालेख तोमरों द्वारा दिल्ली की स्थापना का उल्लेख करता है। देशो अस्ति हरियाणाख्यो पृथिव्या स्वर्ग सन्निभा दिल्ली काख्या पुरी तत्र तोमरे अस्ति निर्मिता। अनंगपाल का साम्राज्य कई शक्तिशाली राज्यों से घिरा हुआ था, लेकिन उनमें से केवल 2 के साथ संघर्ष का रिकॉर्ड उपलब्ध है। उनके समकालीन श्रीधर के पार्श्वनाथ चरित्र के अनुसार उन्होंने हिमाचल प्रदेश में इब्राहिम गजनवी के नेतृत्व में दुष्ट मुस्लिम तुर्कों और उसके बाद कलश देव कश्मीर में उत्पल वंश को हराया। फरिश्ता के अनुसार उत्तरी भारत में लगभग 150 राज्यों का एक समूह मौजूद था, जिसके शासकों ने दिल्ली के तोमर सम्राटों को अपना प्रमुख माना था। इन राज्यों के शासकों के बाद में तोमर सम्राट चंडपाल तोमर गोविंद राय, जो पृथ्वीराज चौहान के चचेरे भाई और सेनापति थे, के नेतृत्व में तराइन की पहली और दूसरी लड़ाई में भाग लिया। जहीं असिबा तोड़िए रियु कबालू परणाऊ परिद्धऊ अनंग बालू बलबर कंपाब्यू नायराऊ माणे निर्णय मणसंजनीय। ट्रांसलेशन: द रूरल Anangpal is famous everywhere and breaks shells of his enemies. He even caused the great Sheshnag on which the earth is stable to shake. भारत सरकार ने हाल ही में 11वीं शताब्दी के तोमर सम्राट अनंगपाल की विरासत को लोकप्रिय बनाने के लिए महाराजा अनंगपाल द्वितीय स्मारक समिति का गठन किया है। इसके प्रस्तावों में दिल्ली हवाई अड्डे पर अनंगपाल द्वितीय की मूर्ति का निर्माण और दिल्ली में उनकी विरासत को समर्पित एक संग्रहालय का निर्माण शामिल है। एक प्रदर्शनी जिसमें सिक्के, शिलालेख और साहित्य शामिल है। सेमिनार के आयोजन को विदेश में द इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस ICCR के जरिए ले जाया जाएगा, ताकि उनकी विरासत भारत के बाहर भी अपनी जड़ें जमा ले। लाल कोट को ASI संरक्षित स्मारक बनाने का भी प्रस्ताव है, ताकि तोमर और दिल्ली के बीच अधिक संपर्क स्थापित करने के लिए ऊर्ध्वाधर खुदाई की जा सके।